नमस्कार। साहित्यिक नमस्कार। टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा अ, कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, वो 57 वर्ष की आयु में भी सतत लेखन कर रहे हैं। प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। सर जो हैं 40 से ज़्यादा आध्यात्मिक राष्ट्र प्रेम की किताबों के रचनाकार रहे हैं। संस्कृत के अमर ग्रंथ भगवत गीता, मेघदूतम, रघुवंशम के श्लोक हिंदी काव्यानुवाद का श्रेय भी जो है प्रोफेसर चित्रभूषण जी को जाता है। छंदबद्ध कविता इनकी विशेषता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी कृति वतन को नमन की सराहना की थी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन राष्ट्रपति ने गीता के हिंदी काव्यानुवाद को संस्कृत न जानने वाले युवाओं हेतु उपयोगी बताया था। और 1948 में चांद, सरस्वती जैसी तत्कालीन साहित्यिक पत्रिकाओं में कविताओं के प्रकाशन से प्रारंभ उनकी शब्द यात्रा के प्रवाह के पड़ाव हैं इनकी ये ढेर सारी किताबें। तब पुस्तक प्रकाशन केंद्र दिल्ली की जगह आगरा और इलाहाबाद हुआ करता था, और आगरा का प्रगति प्रकाशन साहित्यिक किताबों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। स्वर्गीय परदेसी जी द्वारा साहित्यकार कोश भी छापा गया था, जिसमें प्रोफेसर श्रीवास्तव का विस्तृत परिचय छपा है। भारत, चीन और पाकिस्तान के युद्ध के समय जय जवान जय किसान, उद्गम, सदाबहार गुलाब, गर्जना, युग ध्वनि आदि प्रगति प्रकाशन की ये किताबें जो हैं प्रकाशित हैं। लंबी साहित्यिक जय यात्रा में अनेकों किताबें जो हैं उन्हें समर्पित की गई हैं, और इन्होंने कई किताबों का संपादन भी किया है। ऐसे विविध जो हैं ढेरों इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, सम्मान मिले हैं। कारगिल युद्ध के समय मंडला के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में उल्लेखनीय रूप से वतन को नमन का जो विमोचन हुआ था, 2018 दिसंबर का ट्रू मीडिया विशेषांक उन पर आधारित रहा है, केंद्रित रहा है। इनकी ढेरों कविताएं डिजिटल मोड पर नेट पर भी उपलब्ध हैं, और इनकी रचना कर्म जो है वो निरंतर जारी है। और अब इनकी ही कुछ जो है पंक्तियां हैं इनके स्वागत में कहना चाहूंगी कि नील नभ तारा ग्रहों का अकल्पित विस्तार है बड़ा आश्चर्य हर एक पिंड बे आधार है नहीं कुछ भी जिसे सब लोग कहते हैं गगन, धूल कण निर्मित भरी जल से सुहानी है धरा, पेड़ पौधे जीव जड़ जीवन विविधता से भरा, किंतु सबके साथ सीमा और है जीवन मरण, सूक्ष्मतम परमाणु अद्भुत शक्ति का आगार है, हृदय की धड़कन से भड़ भड़ सृजित संसार है, जीवन क्या व विश्व क्यों सब कठिन चिंतन मनन, सब कुछ कठिन चिंतन मनन। तो प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम नमस्कार। बहुत धन्य हो गए हैं कि आप हमारे मंच पर पधारे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम आपका बारंबार जो है आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी सर। यह मैंने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में शुरू किया था, जी सर। और सन 48 से मैं लिखा करता हूँ। जी। अक्सर मनोभाव जो होते हैं वो कविता के रूप में फूटते हैं, जी। तो कविता के क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ किया है। मैं नर्मदा के किनारे जन्म हुआ, मंडला में। तो नर्मदा की विषय में एक श्लोक 4 पंक्तियों का मैं सबसे सुनाता हूँ। स्वागत है। सदा नीरा मधुर तोया पुण्य सलीला सुख प्रदे, सतत सदा नीरा मधुर तोया पुण्य सलीला सुख प्रदे, सतत वाहिनी तीव्र धाविनी मनोहारिणी हर्ष दे।
सुरम्या वनवासिनी सन्यासिनी मेकल सुते कलकल निनादिनी दुख निवारिणी शांति दे मां नर्मदे। ये मेरे द्वार पूरा एक कविता है, लेकिन पूरी कविता तो पढ़ना उचित नहीं है। ये 4 पंक्तियां पहले मैंने सुनाई। इसी तरह अनेकों विषयों पे अलग अलग समय पे अलग अलग कविताएं मैंने लिखी हैं। जी एक दोहा सुनाता हूँ जी कबीर के विषय में। कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने खुद लिखा है कि ना कभी कलम हाथ उठाई और न मसी सुई, स्याही का उपयोग नहीं किया। तो हैं कबीर संसार में संसार के बिना पढ़े विद्वान। हैं कबीर संसार के बिना पढ़े विद्वान, जिनकी जग में है हुई ईश्वर से पहचान। इसी तरह उसी सिलसिले में एक दो और दोहे सुनाता हूँ। चिंतन मनन कबीर का धर्म कर्म व्यवहार। जी चिंतन मनन कबीर का धर्म कर्म व्यवहार, सीख समझ पढ़ सुख हुआ समझदार संसार। बहुत खूब। उन्हीं के विषय में एक और है कि अनपढ़ कवि संत कबीर का, अनपढ़ संत कबीर का है यह बड़ा कमाल, समझ लिया जिनने उन्हें बहुत हो गए माला माल। जी इसी बहुत तरह का विभिन्न विषयों पर समय समय पर लिखा हुआ है। जी एक गीत है कि आदमी कितना भोला है नादान है, आदमी कितना भोला है नादान है, कोरे सपनों से अपने आप परेशान है। देखते सपने दिन रात उनके नयन, और सपनों में सदा रहता है अक्सर मगन। आज सपनों में खोया हुआ खुद से भी अनजान है, आदमी कितना भोला है नादान है। बहुत खूब बहुत खूब। आप सच में बहुत ही प्यारा लिखते हैं और आपने बहुत उम्दा लिखा है। और अगला प्रश्न जो है मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब आप नर्मदा के तट पर जो है आप वहाँ पर आपने नर्मदा के बारे में खूब लिखा है, वहीं पर आपका जन्म हुआ है। तो पहली रचना आपने किस उम्र में लिखी? पहली रचना मुझे याद आता है कि 20 साल की उम्र में मैंने लिखी थी। जी एक हास्य की रचना थी, अब तो याद नहीं है, लेकिन आगरा में एक पत्र निकलता था आगरा से, नोक झोंक। जी उसमें इसी तरह की हल्की बातें रहती थी, तो उसमें एक छपी थी। और उसी के बाद सन 48 में ही सरस्वती में हम्म, कविताएं जो ठोस थी वो सब छपी थी। अब तो इतना पेपर में छपती रही हैं, अखबारों में पत्रिकाओं में, कि पूरी याद नहीं है। ये कई पुस्तकें जो हैं मैंने अभी तुरंत के लिए ये निकाल रखी हैं। मैंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद की कई पुस्तकें लिखी हैं। एक ये रघुवंश है, जी जो रघुवंश का भगवान राम के जीवन के 19 राजाओं का उसमें वर्णन है। जी वो संस्कृत में है रघुवंश। जी हिंदी में मैंने उसी रघुवंशम नाम से अनुवाद किया है पूरी पुस्तक का। इसमें 19 अध्याय हैं और इसमें रघु का विशेष वर्णन है। इसी तरह भगवत गीता का, जो कि सबको मालूम है गीता हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है, बहुत से ऐसे मानते हैं कि धर्म ग्रंथ है, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो कि इसमें कोई धर्म की बात नहीं है,
बल्कि अधिकतर अध्यात्म की बात है। और इस पुस्तक में मूलतः जो हमेशा लोग पढ़ते या अध्यात्म भगवत गीता का ध्यान करते हैं, तो उसमें जो 18 अध्याय हैं उनका पूरा अनुवाद है। वही ज्ञान है सात्विक, सच्चा और पवित्र, विभिन्न भूलों को देखते, अमर और अव्यक्त, राग द्वेष से रहित हो, लिप्ति बिना कृत कर्म, कहलाता है सात्विक, यही धर्म का मर्म। बिना विचारे हानि या हिंसा का परिणाम, उसे दिया जाता सदा तामस कर्म का नाम। इस तरह ये भगवत गीता का अनुवाद। बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें कविताएं हैं, जैसे ये अनुगुंजन है, अंतर ध्वनि है, स्वयं प्रभा है। जी इनमें अनेकों पुस्तकों का संकलन, कविताओं का संकलन है। जी। तो अभी जो है अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको लेखन में आने की प्रेरणा जो है वो कैसे मिली? एक आत्म प्रेम प्रेरणा है। साहित्यिक प्रेम शुरू से जैसे जन्मजात होता है, कुछ इस तरह रहा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में भी हिंदी और अंग्रेजी की बहुत सी कविताएं पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ी थी। जी और उसके बाद उसका प्रस्फुटन हुआ कि अपने खुद भी कभी कभी प्रसंगवश कविता रचना शुरू की, और उसमें अच्छी बनने लगी तो फिर प्रकाशन भी हुआ जी यहाँ वहाँ। जी। बहुत बढ़िया। तो जब आप लेखन कर रहे थे तो उस समय पर आपके परिवार का सहयोग किस प्रकार रहा? परिवार जो है उसने कैसी भूमिका परिवार निभाई? तो हमारा पिताजी कुछ साहित्य लिखते रहते थे। जी उनसे मुझे प्रेरणा ये मिली कि मैं लिख करके कुछ किताबें छपाऊं। जी उनकी कोई पुस्तकें नहीं है। धीरे धीरे आज का युग आ गया है, तो अब छपाना और ये साधारण और सरल हो गया है। जी पहले ये कठिनाइयां थी जी कि एकाएक अधिक खर्च होता था और पुस्तकें छपाई कम जाती थी। लोग बैठ करके आनंद लेते थे। उसके बाद मेरे मन में जब ये विचार आए, तो संस्कृत मेरा विषय था हाई स्कूल में। जी तो उसमें संस्कृत के बहुत से श्लोक में पढ़े, और उन श्लोकों ने मुझे आकर्षित किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। इसलिए इस तरह में चल पड़ा, और आत्म प्रेरणा से मैंने बहुत कुछ लिखा। जी उस समय क्या था, मैं सन 42 में, जबकि अपने देश में बड़ी भारी क्रांति हुई थी, जी तो हर तरह से हम लोग उस समय जो राजनीतिक वातावरण था वो ऐसा था कि हम लोग स्वतः, मेरा ख्याल है कि 16-17 साल की उम्र में थे, हम लोग सवेरे लालटेन लेकर के, उजाला रात का अंधेरा रहता था, उस समय हम प्रभात फेरी निकालते थे, भारत माता के गीत गाते थे, लोगों को आकर्षित करने के लिए कि हमारे देश की क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, जी ये चलता था। तो उस सारे वातावरण ने मन में जो भाव उत्पन्न किए थे, जी उसका परिणाम है कि मैंने बहुत सी राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी थी। जी और एक वतन को नमन नाम की पुस्तक पूरी की पूरी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनको भी भेजी थी। तो जी उन्होंने उसकी प्रशंसा पत्र भेजा था। जी अन्य आवश्यक समय समय पर सामयिक और अन्य बहुत से
ये पुरस्कार वगैरह भी मिलते रहते थे, अब तो याद भी नहीं है कि कितने हों, लेकिन मध्य प्रदेश एकेडमी ने भी उसे सराहा और उन्होंने भी सम्मान किया। जी। तो लेखन के साथ साथ और क्या करना आपको पसंद है? लिखने के साथ तो बहुत सी बातें हैं। साहित्यिक प्रेम के कारण मैंने ये रचनाएं की। जी। बागवानी के प्रति प्रेम था। हमारे घर में बहुत बड़ा बाड़ा था कहना चाहिए। जी। उसमें हम तरह तरह के फूल लगाते थे, पौधे लगाते थे। जी। सुबह शाम घूमने जाते थे। जी। अक्सर घूमने की यदि रुचि है, इसलिए अपने जीवन काल में भारतवर्ष में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां तक हम ना गए हों और ना देखा हो। बहुत से स्थान आज भी आंखों में झूलते हैं, बहुत सुंदर है। तो घूमने का, पर्यटन का आपको अच्छा खासा शौक रहा है। तो आपकी जो रचनाएं थी वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रहीं? मुख्यतः एक तो अनुवाद है, जी। दूसरे बहुत से संस्कृत के जो श्लोक हैं उनका हिंदी अनुवाद है, जी। पुस्तकों का अनुवाद है। जी। और अधिकतर देश प्रेम के प्रति लगन ज्यादा थी, जी। इसलिए उसके संबंध की कई रचनाएं हैं। जी। जैसे 62 में चीन ने जब आक्रमण किया था, हम्म। तो चीन के विषय में और उसके प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए अनेक रचनाएं लिखी हैं। पाकिस्तान जो लगातार जब से बना तब से भारत के साथ उसकी दुश्मनी ही रही। हर काम के लिए हमने चाहा कि वो खुश होकर के हम लोग मिल करके रहें पड़ोसी की भांति, वो नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी रचनाएं भी लिखी हैं। अब इस तरह का रुझान हमारा ये रहा। जी। खेल कूद में मैं उस समय अपने विद्यार्थी जीवन में हॉकी स्टिक और वॉलीबॉल खेलता था। और साहित्यिक प्रेम था तो शिक्षण के प्रति मैं विशेष सजग रहता था जी। कि अपने विद्यार्थियों को इस तरह प्रेरित किया जाए कि जिसके उनके मन में जो बात कही गई है वो उतर जाए और देश के प्रति प्रेम की भावना जागे। जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये। आप जो है शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे हैं। प्राचार्य भी रहे, फिर संयुक्त संचालक भी बने, फिर शिक्षा महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। तो ये जो सफ़र है वो, ये सफ़र किस तरीके से, कैसा रहा आपका? शिक्षक जीवन में मैं सच्चे लगन से और हृदय से विद्यार्थियों के प्रति ये चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कोई ऐसा विकसित हो जो कि अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करके और अच्छा हो सके। अपने जीवन काल की मैं घटना बताऊं। जी। मेरे साथ मंडला का उदय चंद हमारा सहपाठी था, जो कि शहीद हुआ 15 अगस्त 1942 में मंडला के आंदोलन में। जी। तो उनकी बहुत सी एक घटना है कि शाम जिस रोज उनके जो दूसरे दिन 15 अगस्त को उनका उनकी शहादत हुई। 14 अगस्त की शाम को मैं और उदय चंद चूंकि क्लासमेट थे और साथ ही मतलब एक ही डेस्क में बैठते थे, ड्यूअल डेस्क थी, तो शाम को हम लोग घूमने जाते थे। एक लाइब्रेरी थी, नवजीवन क्लब, उसमें बहुत सी इस तरह की छोटी छोटी पुस्तकें जो कि देश प्रेम के लिए थी, तो उनको अक्सर पढ़ते थे, उन पे चर्चाएं करते थे। कैरम वगैरह थी, खेलते थे, तो साथ शाम को घूमने जाते थे नर्मदा किनारे। 14 तारीख की बात है, शाम के वक्त मैं और उदय चंद दोनों साथ अकेले दोनों जा रहे थे। उसने पता नहीं किस तरह से उसके मन में कोई भावना उठी और उसने एक प्रश्न मुझसे किया कि क्यों भैया
अगर मान लो कि हम देश के लिए अपनी छाती खोल दें, तो क्या ये देश के जो हमारे लोग हैं का गोली मार देंगे? मैंने अपनी बुद्धि से तत्काल उसे ये समझाया कि ये कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उनका हमारे प्रति प्रेम हो कि हम देश भाव का काम कर रहे हैं, और कभी ऐसा हो कि वो सरकारी नौकर है और इसलिए आदेश से वो अपना सरकारी आदेश का पालन करें। दूसरे दिन शनिवार था, और शनिवार को सुबह का स्कूल था। सन 1942 की बात है। एक जुलूस निकला, और वो हमारे स्कूल में भीतर आकर के घुस गया, और लड़कों को एक घंटी बजा दी वहां पर, और सब लोग समझे कि छुट्टी हो गई। वहां से हम लोग जब बाहर निकले तो एक बड़ा जुलूस सुबह सुबह करीब 9 बजे के करीब स्कूल के पास से निकला। हम और वो दोनों ही उस जुलूस में शामिल हो गए, और जुलूस के सिटी का जो मध्य मंडला है, छोटा नगर है, उसके पास फतेह दरवाजा एक किसी समय जब मराठों ने विजय किया था, तो वहां प्रवेश द्वार था। तो वहां सब लोग अक्सर इकट्ठा होता थे क्योंकि जगह थी। हुआ ये कि सुबह सुबह जब जुलूस निकला तो पता नहीं क्या पूर्व सूचना थी, या जिस जागरण के कारण सब सरकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस वगैरह सब तैयार थे। यहाँ से जुलूस निकला और वहां से फतेह दरवाजा के पास आकर के उन्होंने लोगों को धमकी दी कि जुलूस बंद करो। हमारा साथी उदय चंद, उसने सबके सामने आगे बढ़ करके छाती खोली और सबको कहा कि कोई डरने की बात नहीं। और वहां से मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया और पुलिस वाले ने गोली मार दी। दुर्भाग्य से एकाएक वो छाती में उसे लगी और वो शहीद हो गया। तो इस तरह की भावनाएं बचपन में हम लोगों के साथ में जुड़ती रही हैं। जी। और देश प्रेम की उस समय हवा ही थी, इसलिए सबके मन में यही भाव था कि हमारा देश आजाद हो, अधिक से अधिक हम तकलीफ सहें। अनेकों वीर लोगों की कहानियां तो सभी ने आप पढ़ी होंगी। तो इस वजह से देश के प्रति प्रेम की भावना बचपन से ही थी हम लोगों। तो देशभक्ति पर जो है आपने बहुत लिखा है, और आपने भक्ति पर भी खूब लिखा है। इसके अलावा आपने और कौन कौन सी विधाओं में लिखा है? एक तो अंग्रेजी की एक पुस्तक थी, तात्या भील तात्या टोपे। उसका मैंने, छोटी पुस्तक थी, अपने विद्यार्थी जीवन में अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन किया था। जी। मराठी में एक नासी फड़के का एक बहुत ही अच्छा साहित्य के लिए कि प्रतिभा साधन, प्रतिभा कैसे बढ़ाई जाए, जी। उसको मैंने, जब बरार में सर्विस में था उस समय सीपी एंड बरार मध्य प्रदेश एक था, तो उसका वहां पर मैं कुछ दिन, 7.5 साल 8 साल सर्विस की। वहां पर मैंने प्रतिभा साधन पुस्तक का अनुवाद भी किया, और वो पुस्तक आज भी है, छपी तो नहीं लेकिन उसका अनुवाद पूरा रखा हुआ है। जी। तो अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में, इन भाषाओं के प्रति लगाव भी था, और मैंने उन सभी के क्षेत्र में कुछ न कुछ किया है। तो अगला प्रश्न जो है मैं हमारे नए साहित्यकारों के लिए पूछना चाहूँगी
कि जो जी। अभी हमारे नए साहित्यकार उभर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ऐसी क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए अच्छे लेखन के लिए? लेखन के लिए तो भीतर से उद्गम जब है, मन में भावना होती है, तभी लेखन होता है। सामान्यतः मार पीट करके लिखाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज के युग में क्योंकि पुस्तकों का प्रकाशन एक तरह से सरल और सस्ता और आसान हो गया है, जी। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कोई ना कोई पुस्तक सामने आ जाए, जी। और इसलिए पुस्तकें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन पुस्तकों में सार कम रह गया है। और इसी तरह का अधिक मनोवृत्ति ये हो गई है कि दिखाने की, खुद को प्रकाशित करने की। तो इसलिए कई एक बार पुस्तकें बहुत आसानी से छप रही हैं, लेकिन बिक कम रही हैं। जी। इसलिए बिकती नहीं है, तो केवल मनो शांति के लिए छपा करके लोग बांट कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड के शरीर को हो गया है। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी जो है अगला प्रश्न मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस पूरे लेखन के दौरान, इस पूरी साहित्यिक यात्रा के दौरान ऐसी कौन सी चुनौतियां रहीं जिनका आपने सामना किया? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। आपने अपनी साहित्यिक यात्रा में किन चुनौतियों का सामना किया? हाँ, अनेकों चुनौतियां। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि उस समय जब हम शुरू किए थे सर्विस, तो पैसे की कमी थी, पैसा बहुत कम मिलता था। जी। मतलब उस समय 48-49 की बात बता रहा हूँ जी। कि 125 रुपए शिक्षक को मिलते थे, हाई स्कूल शिक्षक को। जी। उसी में हम लोग जो उस समय चाहते थे सर्विस मिल जाती। लेकिन मन की लगन ये थी कि साहित्यिक होने के प्रति थोड़ा शिक्षकी कार्य ज्यादा अच्छा लगा, पहले से ही शुरू किया था। नायब तहसीलदार को उस समय 70 रुपए मिलते थे स्टार्ट, जी। और जबकि शिक्षक को भी 70 और उससे अधिक थोड़ा सा मिलता था। जी। लेकिन लोगों का रुझान नौकरी में, जहां पर की पद प्रतिष्ठा हो, नायब तहसीलदार का भी अधिक सम्मान था, जी। और शिक्षकों का सम्मान तो दिनों दिन और कम कम होता गया है। जी। आज स्थिति, हमारे जमाने में प्राइमरी टीचर अगर निकल जाए तो बाजार में अनेकों दुकानों में उनका स्वागत होता था, आइए बैठिए मास्टर साहब। जी। अब बड़े बड़े पदों में होने पर भी लोगों का वो सम्मान नहीं रह गया है। जी। तो ये परिस्थितियां समय के साथ बदलती रहती हैं। तो आपने चुनौती की बात की, सबसे बड़ी चुनौती तो पैसा लगा करके पुस्तक छपाना था। बिल्कुल। वो नहीं हो पाता था, जो कि आज कई एक कारणों से सरल हो गया है। और बहुत सी चीजें हल्की फुल्की निकलने लगी हैं, ज्यादा विद्वता का और ज्ञानपूर्ण नहीं है। तो अब परिस्थितियां बहुत दूसरी हो गई हैं। अब तो आर्थिक स्थिति भी लोगों की अच्छी है, और अर्थ की कीमत भी कम हो गई है, कहना चाहिए। जी। 1000 रुपए की तो कोई कीमत नहीं रह गई है। जी। तो ये चुनौतियां रहीं कि जिनका आपने सामना किया, और बिल्कुल प्रकाशन जो है जितना अब सर्व सुलभ हो गया है उतना पहले नहीं था। नहीं था। जी। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा के बाद क्या अभी अब तक अब आपके जीवन में कुछ ऐसा रहा है जिसका आपको गिल्ट होता हो कि ये मुझसे छूट गया? छूटने के लिए तो ये कहिए कि मन में अनेकों बातें हैं। एक रामचरित मानस ऐसा ग्रंथ है जिसने कि मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया है। जी। आज इस उम्र में भी
मेरे पास उसके कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं कि जिनको मैं चाहता हूं कि ये प्रकाशित हो जाए, कि रामायण यानी जिसे अपन रामचरितमानस कहते हैं, उसे अनेक दृष्टियों से पढ़ा जा सकता है। जी एक तो साहित्यिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, उसमें तरह तरह के आपके अगर ये देखा जाए चरित्र, तो चरित्र के लिहाज से भी उसमें दैनिक व्यवहार की बहुत सी बातें हैं, और बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिससे कि मनुष्य अगर उस पालन करे जी तो समाज भी लाभ ले सकता है, और व्यक्ति को तो होगा ही। उसमें एक इतनी कहा उपदेशात्मक बातें हैं, उसी तरह मुहावरे और कहावतों का सब भरा पड़ा हुआ है उसमें। जी जगह जगह आप जहाँ पढ़ें अनेकों जगह कहावतें होंगी, तो उनका भी अलग संकलन किया है। लेकिन मेरे मन में एक ये है कि उसका विस्तार से एक तैयार किया जाए, कुछ किया हुआ है, लेकिन अब समय के साथ और उम्र के साथ जितना बन जाए होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसे लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है, और आपका जोश अभी भी उतना ही बना हुआ है, आप अभी भी लेखन करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन का संदेश तो ये है, देखिए कि अपने बचपन से अभी तक जो मैं देखता रहा समाज का परिवर्तन, लोगों में किसी कार्य के लिए लगन, और उससे अपने ये भाव कि हम इससे जरिए कुछ सिखा सकें, समझ सकें, और दैनिक व्यवहार में आपसी समझौता और प्रेम भाव, इसकी कमी होती जा रही है। जी और आजकल तो आप और हम सब अखबार भी पढ़ते हैं, देखते हैं, मनुष्य के व्यवहार में अनीति ज्यादा घुस गई है। जी नीति और सारी अच्छी बातें जो मन की हैं वो जी दबी रहती हैं, गिरती जाती हैं। जी आए दिन पढ़िए तो कहीं कत्ल है, कहीं डाका है, कहीं और दुराचरण है, जी इत्यादि बातें ज्यादा आती हैं। बिल्कुल और अखबारों में तो ऐसा लगने लगा है कि कई अखबार उसमें कोई विशेष पढ़ने लायक नहीं है, केवल राजनीतिक स्थिति जो है वो वह समझ में बिल्कुल आती बिल्कुल है। सही बात कही। तो अभी तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें आगे किया भी जा सकता था, लेकिन अभी क्योंकि घड़ी की टिक टिक कुछ कह रही है, और बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन आज हाँ हाँ, आप हमारे मंच पर आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं। आपने अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा हमारे साथ की। आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगी कि हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा, आप आए हमारे शहर में, शहर भर अच्छा लगा, शहर भर अच्छा लगा। तो आप हमारे मंच पर आए, तो हमें सच में बहुत ही अच्छा लगा। हम आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इसके साथ ही हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। और अब हम अपने व्यूअर्स से भी विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहाँ पर हम फिर से हाजिर होंगे एक नए आपको संदेश के धन्यवाद। साथ। आपने इस बात की सराहना की जी और समझा, और बात तो जैसा आपने कहा कि खत्म नहीं होता, ये चाहे जितनी की जा सके। जी बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, बहुत बहुत नमस्ते।